डियर तृतीय सेमेस्टर संस्कृत। दोस्तों, हम संस्कृत के दूसरे चैप्टर संधि का अध्ययन कर रहे हैं। दोस्तों, संधि में हम व्यंजन संधि के बारे में चर्चा कर रहे हैं। हमने पिछले वीडियो में व्यंजन संधि के अंतर्गत आने वाले क्रमशः अष्टुत्व संधि का अध्ययन कर लिया है और इस वीडियो के माध्यम से अगला व्यंजन संधि है जस्तु संधि, इसका जो है कि अध्ययन करेंगे और इसके बाद क्रमशः अनुस्वार संधि, चर्तु संधि का भी अध्ययन करेंगे। तो आइए पढ़ते हैं जस्तु संधि के बारे में। दोस्तों, जस्तु संधि क्या कहता है, आइए सर्वप्रथम इसका सूत्र देखते हैं। तो झलाम जसो अंते, क्या सूत्र है, झलाम जसो अंते। दोस्तों, जो जसो अंते दिख रहा है इसमें यह भले जो है कि यह व्यंजन सूत्र का जो है कि व्यंजन संधि का सूत्र है, परंतु जो जसो अंतो दिख रहा है वो खुद स्वर संधि का उदाहरण है, क्योंकि जो बीच में जो सिंबल दिख रहा है वो पूर्व रूप जो है कि जितने भी ऐसे जो है कि आपने अगर टीईटी का पेपर दिया होगा तो एक प्रश्न आया भी था, उसमें भी जो है कि पूर्व रूप संधि था। ऐसे ही जो है कि सिंबल करके होता है तो उसमें पूर्व रूप संधि ही होता है। झलाम जसोवंते, झलाम जसोवंते। आइए इस सूत्र का जो है कि विश्लेषण करते हैं। तो सूत्र क्या कहता है कि यदि झल के बाद, झल एक प्रत्याहार है, सर्वप्रथम इसको पढ़ लेते हैं, उसके बाद जो है कि जानेंगे कि इन प्रत्याहार के जो है कि प्रत्याहार के अंतर्गत किन किन वर्णों को जो है कि समाहित किया गया है। ये जो है कि यह सूत्र क्या कहता है कि झल के बाद व्यंजन आए या कोई व्यंजन आए या हल आए, हल अर्थात व्यंजन को ही हल कहा जाता है। संस्कृत में माहेश्वर सूत्र जो होते हैं, जो माहेश्वर सूत्र जो होते हैं उसमें जो है कि हल के अंतर्गत सभी व्यंजन वर्णों को जो है कि समाहित किया गया है और अच के अंतर्गत सभी स्वरों को समाहित किया गया है। तो दोस्तों, ये सूत्र क्या कह रहा है कि झल प्रत्याहार के बाद यदि अच हो या हल हो या कोई वर्ण हो या न हो तो भी क्या हो जाएगा, जस होगा। अर्थात अब समझेंगे कि झल क्या है, जस क्या है, हल क्या है और अच क्या है। तो आइए सर्वप्रथम देखते हैं झल। दोस्तों, जो झल होता है यह एक प्रकार का प्रत्याहार है। झल जो जब माहेश्वर सूत्र पढ़ेंगे तो उसमें आपको जो है कि प्रत्याहार सूत्र उसको भी कहा जाता है, शिव सूत्र भी कहा जाता है। तो उसमें जो है कि आपको बनाने के लिए बताया जाता है कि प्रत्याहार कैसे बनते हैं और प्रत्याहार, कोई भी प्रत्याहार अगर होता है तो उनके बीच में जो है कि कितने जो है कि वर्णों को समाहित किया जाता है। तो दोस्तों, हम देखेंगे कि जो झल है, झल के अंतर्गत भले ये देखने में छोटा लग रहा है परंतु इसमें आपको जो है कि अनेकों जो है कि वर्ण समाहित देखने को मिलेंगे। तो आइए समझते हैं कि झल प्रत्याहार के अंतर्गत किन किन जो है कि वर्णों को समाहित किया गया है। तो दोस्तों, झल प्रत्याहार के अंतर्गत हम देखेंगे कि प्रत्येक वर्ग का चौथा अक्षर, तीसरा अक्षर, दूसरा अक्षर अर्थात और पहला अक्षर और जो है कि क्या ऊष्म वर्ण को समाहित किए जाते हैं। जब आप झल प्रत्याहार को, अगर आपने माहेश्वर सूत्र याद किया होगा, अगर झल प्रत्याहार को आप निकालेंगे तो आप देखेंगे कि कौन कौन वर्ण आते हैं। तो आते हैं इसमें झ भ घ ड ध, उसके बाद ज ब ग ड द, ख फ छ ठ थ, च ट त क प और उसके बाद स स स ह, ऊष्म व्यंजन जो है कि आते हैं। और इसके बाद इसको जो है कि हम देखेंगे कि क्या हो जाता है, तो जस हो जाता है। अर्थात झल आए, झल का मतलब हमने समझा कौन कौन से वर्ण, तो झ ब ग ड द, ज ब ग ड द, ख फ छ ठ थ, च ट त क प स स स ह आए। और इसके बाद अगर व्यंजन आए या हल आए, अर्थात व्यंजन भी आ सकता है, हल भी आ सकता है, या उनमें से कोई भी अक्षर न आए तब भी क्या होगा, हमेशा क्या होगा, जस ही होगा। तो आइए इसको हम देखते हैं कैसे। तो देख रहे हैं कि जस, अब देख रहे हैं कि जस हो जाएगा। अर्थात जब आप माहेश्वर सूत्रों में जो जस प्रत्याहार के अंतर्गत वर्ण निकालेंगे तो आपको मिलेगा कि प्रत्येक वर्ग के तीसरे अक्षर आपको मिलेंगे। अर्थात कौन, इसमें केवल जस के अंतर्गत केवल कितने अक्षर हैं, 5 ही अक्षर हैं, ज ब ग ड द। और हम देख क्या रहे हैं कि यह ज की चौथा अक्षर है तो तीसरा अक्षर है, ब चौथा अक्षर है तो तीसरा अक्षर है, ग चौथा अक्षर है तो तीसरा अक्षर है, ड चौथा अक्षर है तो ट ठ ड तीसरा अक्षर है, द के चौथा अक्षर है तो त थ द तीसरा अक्षर है। अर्थात कहने का आशय यह है कि झल प्रत्याहार के बाद यदि व्यंजन आए या स्वर आए तो क्रमशः जो है कि झल का ही क्या हो जाएगा, झल का जस हो जाएगा। अर्थात जो आएगा, जो वर्ण आएगा झल के अंतर्गत उसका कौन सा वर्ण हो जाएगा दोस्तों, तो उसी वर्ग का
तीसरा अक्षर हो जाएगा। अर्थात आइए जो है कि हम इसको एक सारणीबद्ध तरीके से जो है कि इसको सम्मिलित करते हैं। हम देख रहे हैं कि सारणी बनाया गया है झल। अर्थात दोस्तों यहाँ पे जो है कि जो उष्म व्यंजन थे, यहाँ पे तो हमने देखा कि उष्म व्यंजन को नीचे लिखा गया है, परंतु अब इनको समाहित किया जाएगा उच्चारण स्थान के आधार पर। तो देखिए सर्वप्रथम पहला है च छ ज झ ज, च छ ज झ। और इसमें दोस्तों एक चीज़ ये देखिए कि ये झल प्रत्याहार के अंतर्गत क्या नहीं समाहित किया गया है। तो हम देख रहे हैं कि हर वर्ग का चौथा है, हर वर्ग का तीसरा है, हर वर्ग का दूसरा है, हर वर्ग का पहला है, और उस व्यंजन को समाहित कर लिया गया। तो बच क्या रहा है भाई? तो बच क्या रहा है? तो जो नासिक से उच्चारण किए जाते हैं इय मंगड़ न, केवल वो बच रहे हैं। अर्थात हर वर्ग का पांचवा अक्षर बच रहा है और यण प्रत्याहार बच रहा है। अर्थात य व र ल, केवल हर वर्ग का पांचवा अक्षर बच रहे हैं और य व र ल। इनको भी हम जान लेते हैं कि आखिर झल प्रत्याहार के अंतर्गत किन वर्ण नहीं, कौन कौन वर्ण नहीं आते हैं। तो हर वर्ग का पांचवा अक्षर नहीं आता है और य व र ल को नहीं समाहित किया गया है। तो आइए इस जो है कि सूत्र को जो है कि झल प्रत्याहार के अंतर्गत देख रहे हैं कि किन वर्णों को किस किस प्रकार से जो है कि समाहित किया गया है। अब देखेंगे हम च छ ज झ स। अब कहेंगे आप कि स, हम नीचे ऊपर देखे हैं कि स स स को नीचे, परंतु यहाँ एक जो है कि क्रमबद्ध तरीके से उच्चारण आधार के, उच्चारण स्थान के आधार पर इनको समाहित किया गया है। यहाँ भले ही उसमें जो व्यंजन है स स स ये नीचे दिख रहे हैं, परंतु इनको समाहित किया जाएगा क्योंकि उच्चारण उनका जो निजी स्थान है जहाँ पर उनको होना चाहिए उनको वहाँ पर हम समाहित करेंगे। तो हम जानते हैं कि जो च छ ज झ है इसका उच्चारण स्थान क्या है भाई? इचू यसानाम तालु। तो स को हम कहाँ उठा के लाएंगे भाई? इसको तालु में ही तो लाएंगे। तो च छ ज झ और स, उसके बाद नीचे आएंगे प फ ब भ म, इसके बाद जो है कि क ख अकु विसर्जनीय नाम कंठ। अब नीचे यहाँ पे ह दिख रहा है तो ह को कहाँ लाए हैं? ह का उच्चारण स्थान क्या होता है? तो अकु विसर्जनीय नाम कंठ से अ आ क वर्ग और ह का भी होता है, इसीलिए जो है कि क के अंतर्गत इसको ह क्यों शामिल किया गया है? अगर मान लीजिए आपसे पूछता है, कोई पूछता है कि क ख ग घ के अंतर्गत ह को क्यों शामिल किया गया है, क्यों यहाँ पे ह को ला के रख दिया गया है? तो उच्चारण स्थान के आधार पर लाया गया है भाई। क का भी उच्चारण स्थान जो है कि कंठ होता है, ख का भी उच्चारण स्थान कंठ होता है, ग का भी उच्चारण स्थान कंठ होता है, घ का भी उच्चारण स्थान कंठ होता है और ह का भी उच्चारण स्थान कंठ होता है। हमने पिछले वीडियो में उच्चारण स्थान को जो है कि अच्छे से समझा है। उसके बाद आएंगे ट ठ ड ढ मूर्धन्य स। अब आप कहेंगे कि मूर्धन्य स को क्यों जो है कि ट ठ ड ढ के अंतर्गत समाहित किया गया है? तो क्योंकि हम जानते हैं कि ऋतु रसाणाम मूर्धा के अंतर्गत ट ठ ड ढ और मूर्धन्य स का भी उच्चारण किससे होता है? मूर्धन्य स से होता है। उसके बाद हम जानते हैं कि त थ द ध, उसके बाद दंत स का उच्चारण किससे होता है? तो दंत से होता है। और उसी क्रम में जो है कि जो आदेश हो रहा है जस, इनका भी उच्चारण स्थान जो है कि इनसे ही मिलेगा क्रमशः। जो है कि जैसे च छ ज झ स तालु, इसका उच्चारण किससे होगा? तालु से होगा। ऐसे ही करके क्रमबद्ध इनको जो है कि समाहित किया गया है। किसके आधार पर? तो जो ये उसमें जो व्यंजन नीचे चार लिखे गए हैं इनको भले यहाँ पर नीचे लिखा गया है, यहाँ पे तो हमने केवल ये देखा कि कितने वर्णों को समाहित किया गया है। तो हमने देखा कि हर वर्ग का पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा और उसम व्यंजन को समाहित किया गया है झल प्रत्याहार के अंतर्गत। अब यहाँ पर हम इनको जो है कि क्रमबद्ध रूप से उच्चारण स्थान के रूप से इनका जो है कि ओरिजिनल जो वास्तविक स्थान है उस स्थान पर इनको पहुँचाएंगे। और हम देखेंगे कि उसके बाद जो है कि हम देखेंगे इनके बाद क्या हो जाएगा? तो जस हो जाएगा। अर्थात च छ ज झ स के बाद स्वर आए या व्यंजन आए तो क्या हो जाएगा? उसी वर्ग का तीसरा अक्षर हो जाएगा। अर्थात च आता है, अच मान लीजिए कोई संधि आ गया, अच आ गया और अच के बाद अंत आ गया अंत, तो च का क्या हो जाएगा? च का क्या हो जाएगा? तीसरा अक्षर हो जाएगा अ च छ ज। देख रहे हैं कि अच के बाद क्या आ रहा है? स्वर आ रहा है। तो स्वर आए या व्यंजन आए, कोई भी आए, परंतु होगा क्या? च का क्या हो जाएगा? तीसरा अक्षर हो जाएगा। तो उसी वर्ग का तीसरा अक्षर क्या हो जाएगा? च का तीसरा अक्षर क्या हो जाएगा? च छ ज हो जाएगा। आइए इसी क्रम में जो है कि हम उदाहरण के माध्यम से समझते हैं। तो पहला उदाहरण हम देख रहे हैं कि अच धन अंत। तो सर्वप्रथम हम ये चेक करेंगे कि झल किधर है। तो हम देख रहे हैं कि झल प्रत्याहार के अंतर्गत जो है कि जो च हमको अच के अंतर्गत जो च दिख रहा है तो च किस में बदल जाएगा भाई? उसी वर्ग के तीसरे अक्षर में बदल जाएगा। तो तीसरा अक्षर निकालिए, च छ ज हो गया और ये अंत तो अंत ही रहेगा। हमको
सर्वप्रथम ये देखना है कि जो झल है वो किस साइड है। उसके बाद जो है कि उसी वर्ग का सामने स्वर हो, व्यंजन हो या कुछ भी हो, उससे कोई मतलब नहीं है। बस मतलब इससे है कि झल प्रत्याहार किधर आया है, झल प्रत्याहार के अंतर्गत जो वर्ण समाहित किए गए हैं वो किधर आए हैं। और हमेशा होगा क्या कि जो झल प्रत्याहार आएगा उसी वर्ण का, उसी वर्ग का, जिस वर्ग का वो है उसी वर्ग का तीसरा अक्षर हो जाएगा। तो अच धन अंतर बराबर अजंत हो जाएगा। वाक धन ईस। सर्वप्रथम हमने देखा कि झल प्रत्याहार का वर्ग किधर आया है, तो हम देख रहे हैं बाएं साइड में क आया है। क का जो है कि क का उच्चारण स्थान क्या होता है, तो अकु विसर्जनीय नाम कंठ क होता है, क्या होता है, कंठ होता है। और इसी वर्ग का हमको तीसरा अक्षर लेना है, तो क ख ग, और ग का भी उच्चारण स्थान क्या होता है, तो अकु विसर्जनीय नाम कंठ से क्या होता है, ग का उच्चारण स्थान भी कंठ ही होता है। तो वाक धन ईस बराबर वा घीस। क किस में बदल गया, ग में बदल गया। आइए इसी क्रम में तीसरा उदाहरण देखेंगे, सट धन आनना, अर्थात ट किस में बदल जाएगा दोस्तों। सर्वप्रथम देख रहे हैं कि झल के अंतर्गत आने वाला ट, जिसका उदाहरण उच्चारण स्थान है मूर्धन्य। अब ट किस में बदल जा रहा है, किस में बदल जाएगा दोस्तों, तो अपने ही वर्ग के तीसरे अक्षर में बदलेगा। अर्थात ट वर्ग का तीसरा अक्षर कौन सा है, तो ट ठ ड। तो ट किस में बदल जाएगा, ड में बदल जाएगा। सामने क्या आया है हमको उससे कोई मतलब नहीं आया है कि स्वर आया है कि व्यंजन आया है। तो सड धन आनन सडानन हो जाएगा। इसी क्रम में चौथा उदाहरण देखेंगे दोस्तों, ये बहुत ही महत्वपूर्ण उदाहरण है। दिक धन अम्बर, अर्थात हम देख रहे हैं कि सामने व्यंजन है या स्वर आए, हमको उससे कोई मतलब नहीं है। हमको बस ये देखना है कि झल प्रत्याहार का जो वर्ण है वो किधर आया है। तो हम देख रहे हैं दिक क आ गया है, अर्थात क अपने ही वर्ग के तीसरे में बदल जाएगा। सबसे आसान संधि है। बस सर्वप्रथम ये देखना है कि झल प्रत्याहार का वर्ण किधर आया है और उसी वर्ण को उसी वर्ग के तीसरे स्थान में बदल देंगे। क को तीसरे स्थान में बदलेंगे तो क्या हो जाएगा, दिक क ख ग हो जाएगा। दिग धन अम्बर दिगंबर हो जाएगा। इसी क्रम में अगला देखेंगे एतत धन मुरारी, अर्थात तो देख रहे हैं झल प्रत्याहार के अंतर्गत तो आ गया है, तो किस में बदल जाएगा, द में बदल जाएगा। तो थ द, तो एतद धन मुरारी क्या हो जाएगा, एतद मुरारी। इसी क्रम में छठवां उदाहरण देखेंगे, सुप धन ईस, अर्थात प किस में बदल जाएगा, तो तीसरे वर्ग के तीसरे अक्षर में बदल जाएगा। तो प फ ब हो जाएगा। शुभ धन ईस अर्थात सुबीस हो जाएगा। जगत धन ईस, ये सर्वप्रथम आप देख के बता देंगे कि जगदीश हो जाएगा। वाक धन अत्र वागत्र हो जाएगा। क हमेशा तीसरे, जो भी आएगा वो हमेशा तीसरे अक्षर में बदलेगा। हमेशा जब भी आएगा जो है कि जस्त संधि में तीसरे अक्षर में, वर्ग के तीसरे अक्षर में बदलेगा। सामने स्वर आया है या व्यंजन आया है उससे कोई मतलब नहीं है। अब तो आप देख के बता देंगे, दिक धन गज दिग्गज हो जाएगा। चित धन आनंद चिदानंद हो जाएगा। तो हमेशा द में बदलेगा। क हमेशा ग में बदलेगा। सुप धन अंत, अर्थात प किस में बदल जाएगा, तो तीसरे वर्ग के तीसरे अक्षर में, अर्थात प फ ब किस क्या हो गया, सुबंत। कृत धन अंत, अर्थात कृदंत। उसके बाद आते हैं तिप धन अंत, प किस में बदल जाएगा, तो तीसरे अक्षर में प फ ब। सामने क्या आया है हमको उसको कोई मतलब नहीं है। वैसे तो ज़्यादातर देख रहे हैं स्वर आ रहा है या स्वर आया व्यंजन आया, हमको कोई उससे मतलब नहीं है, उसको किनारे हटाइए। बस ये देखिए कि झल प्रत्याहार का जो एक अक्षर है वो किधर आ रहा है और उसी को किस में बदल देना है। उसी वर्ग के, जिस वर्ग का है उसी वर्ग का तीसरा अक्षर हमको लाना है और बदल देना है। दोस्तों ऊपर जो विभिन्न प्रकार के सारणी बनाए गए हैं उनमें केवल ये ध्यान देना है कि जो उष्म वर्ण थे स ह, उनको जो है कि कहाँ पे समाहित किया गया है। अर्थात अभी आपसे पूछ दिया जाए कि अगर ह आ जाए, मान लीजिए झल प्रत्याहार के अंतर्गत आने वाला ह आ जाए, तो ह के जगह पे क्या होगा, तो हमको याद होना चाहिए कि हमने देखा कि अकु विसर्जनीय नाम कंठ से ह को क वर्ग में समाहित किया गया है। और हमने देखा कि क वर्ग का तीसरा क्या हो जाता है, तो ग हो जाता है, तो ह का भी तीसरा हो जाएगा। इसी तरह तालव्य स को हम देख रहे हैं कि तालु से उच्चारण होता है और च छ ज का भी तालु से उच्चारण होता है। तो इस प्रकार अगर कहीं दंत स आ गया तो उसका क्या हो जाएगा, ज हो जाएगा। इसको हमको याद करके रखना है। इसी प्रकार मूर्धन्य स देखेंगे, मूर्धन्य स मूर्धा में आएंगे तो ट ठ ड ढ, मूर्धन्य स को ट ठ ड के अंतर्गत समाहित किया गया है। और ये भी किस में बदल जाएगा, तो हम जानते हैं कि ट वर्ग आएंगे तो ट वर्ग का कौन सा स्थान होता है, ट वर्ग का तीसरा क्या होगा, तो ट ठ ड हो जाएगा। उसी बाद एक दंत स बच रहा है, दंत स को दंत में समाहित किया जाएगा। तो दंत के अंतर्गत कौन कौन से वर्ण आते हैं, तो त थ द ध, और न तो लेना नहीं है, पांचवा अक्षर से हमको लेना नहीं है, तो दंत स का क्या हो जाएगा, द हो जाएगा। सर्वप्रथम एक बहुत ही महत्वपूर्ण ट्रिक बताता हूँ दोस्तों, अगर कहीं तालव्य स आ गया, ह आ गया, यही ना चार अक्षर हैं जो हट के हैं, तो इनको चेक करना है कि इनके स्थान पर क्या हो जाएगा। अगर दंत स आ गया, ह आ गया, मूर्धन्य स आ गया और दंत स आ गया, तो सर्वप्रथम ये चेक कर लेंगे कि
इनका उच्चारण किस स्थान से होता है और ये पता करेंगे कि उस उच्चारण स्थान से और कौन कौन के से वर्णों का उच्चारण होता है और उसी वर्ग का तीसरा अक्षर कर देंगे। जैसे मान लीजिए कहीं जो है कि दंत स आ गया तो देखेंगे कि दंत स का तो तालुक से उच्चारण होता है और तालुक से किसका होता है तो च छ ज का होता है और च का जो है कि तीसरा अक्षर क्या हो जाता है तो च छ ज हो जाता है, अर्थात दंत स आएगा तो उसके जगह पे क्या हो जाएगा ज हो जाएगा। इसी प्रकार ह आएगा तो ह के स्थान पर क्या हो जाएगा ग हो जाएगा। क्यों ग हो जाएगा? क्योंकि ह को कंठ से उच्चारण किया जाता है और कंठ से क ख ग का भी घ का भी उच्चारण किया जाता है और सर्वप्रथम हो का किया जाता है तो क का तीसरा अक्षर, ख का भी तीसरा अक्षर हो जाता है, अर्थात ख वर्ग का भी तीसरा। ख किस वर्ग के अंतर्गत आ रहा है भाई? क वर्ग के अंतर्गत आ रहा है। या तो ख आए ग आए हमेशा होगा क्या? हमेशा क्या होगा? उस वर्ग का तीसरा अक्षर ही होगा तो क्या हो जाएगा ग हो जाएगा। ह आए तो भी ग हो जाएगा। इसी क्रम में आइए अगला देखते हैं। अगला उदाहरण जो है कि दिया है अपधनजम, अर्थात प देख रहे हैं झल के अंतर्गत तो आने वाला वर्ड जो है प है। प किस में बदल जाएगा तो अपने ही वर्ग के तीसरे स्थान में बदल जाएगा तो प फ ब हो जाएगा, अबजम हो जाएगा। उसके उसी बाद अगला उदाहरण देखेंगे महत धन दानम, अर्थात देख रहे हैं झल प्रत्याहार जो है झल प्रत्याहार के अंतर्गत तो वर्ण हमको मिल गया तो देख रहे हैं तो वर्ण किस में बदल जाएगा तो अपने ही वर्ग के तीसरे स्थान में बदल जाएगा तो क्या हो जाएगा महत तो थ द महत दानम। अगर मान लीजिए महत यहाँ नहीं, इसमें महत छोड़िए, इसमें आइए। अगर आप मान लीजिए यहाँ अगर आइए आप ऊपर अपधंजम दिया है, अगर यहाँ पे अह दिया होता अह दिया होता तो क्या हो जाता है यहाँ पे दोस्तों? ह की जगह पे क्या हो जाता है? क्या हो जाता बताइए? क्या हो जाता ह की जगह पे? तो ह की जगह पे क्या हो जाता? ग हो जाता। तो क्या हो जाता? वही अगजम हो जाता। क्या हो जाता? अगजम हो जाता। धन्यवाद दोस्तों। आशा करता हूँ कि हम लोग तीनों संधि जो अच्युत संधि, अष्टुत्व संधि, जस्त्व संधि पढ़ा है आपने आसानी से समझ पाया होगा। दोस्तों इसी क्रम में हम आगे पढ़ेंगे जो बची हुई संधियाँ हैं, चर्त्व संधि और अनुस्वार संधि को। धन्यवाद दोस्तों।